हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 20 जनवरी के रिटेल डिस्कशन में। आज सेमेस्टर उपलब्ध नहीं थे तो उनकी जगह मैं आपके साथ ही डिस्कशन करने वाला हूं। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जैसे इंसॉल्वेंसी कोड बिल के बारे में कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, बैंकरप्सी को लेकर क्या समस्याएं हैं। हम जानेंगे जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग क्या होती है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के क्या आधार हैं, किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, और भारत के आसपास धीरे धीरे जो रेडिकल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, यानी ऐसी सरकारें बनती जा रही हैं जो एक्सट्रीमिज्म को सहारा देती है, तो उसका क्या तरीका रिजॉल्व करने का, क्या इसको लेकर समस्याएं हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सिलेबस के आर्टिकल्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला आर्टिकल बात करेगा जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में। जीएस पेपर 3 के हिसाब से बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आर्टिकल बात करता है कि कैसे भारत का जो बजट है, जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस हैं, उनमें महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमारे देश में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का प्रावधान है, यानी भारत की सरकार फोकस करती है कि जो अलग अलग उनकी मिनिस्ट्री है वो जेंडर पे फोकस करें। जेंडर महिलाओं के लिए किन एरियाज में कितने फंड एलोकेट किए गए, क्या किया गया, इसका लेखा जोखा रखा जाए। लेकिन इसमें क्या दिक्कतें हैं, तो चलिए पहले देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में क्या बात की जा रही है। देखिए, कोर एस्पेक्ट ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपको करनी है तो उसमें बजट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बजट से क्या होता है, बजट से मिलता है फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी आप जो स्कीम्स अनाउंस करते हो, आप जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हो, उसमें कितना रेवेन्यू, कितना पैसा गवर्नमेंट लगाने वाली है अपनी साइड से, बजट में डिसाइड होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005-6 में ही जेंडर बजट स्टेटमेंट लाना स्टार्ट कर दिया था, यानी महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन, कितना स्कीम का आपका रेवेन्यू जा रहा है, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हो महिलाओं की दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ये ध्यान रखते हुए आप एक जेंडर बजट स्टेटमेंट लाते हो। और एक जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात की जाती है, यानी कितना बजट आप महिलाओं के एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए पुश कर रहे हो। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो तो याद रखो इसका मतलब होता है सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें आप हेल्थ वाइज, उनके एंटरप्रेन्योरशिप, हर इलाके पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ध्यान रखते हो। तो इन चीजों में अभी कई बदलाव करने की जरूरत है ताकि सही तरीके से ये जो प्रावधान है ये फॉलो किया जा सके। अब सोचो 2005-6 से चला रहा है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के ऊपर आपका फोकस है, अपना जेंडर बजट स्टेटमेंट लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक आपका केवल 4.5 से लेकर 5% ही जो बजट है वो खर्च होता है महिलाओं के एम्पावरमेंट के ऊपर। और खासतौर पे जब कोविड का पीरियड आया तो वहां कई महिलाओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर का ख्याल रखना था, रिसोर्स क्रंच था, और कोई बीमार पड़ गया तो उसकी केयर कौन करेगा, तो महिलाओं पर जिम्मेदारी आती है। तो इसलिए कई महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी। तो क्या उसके बाद, कोविड के बाद, जब भारत ने अपने पॉलिसी डिसीजंस लिए, जब बजट आए, तो क्या भारत ने इस चीज को समझा कि ऐसा भी हो रहा है महिलाओं के साथ? नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिसी जब बनती है तो उस पर वुमेन को फोकस पे नहीं रखा जाता। तो जरूरत है कि हम इन चीजों को, ये जो सोशल रियलिटीज है हमारी, उसको अपने पॉलिसी मेकिंग में एक पार्ट बनाएं। ठीक है, तो यहां जैसे भारत सरकार में प्रावधान है जेंडर बजट सेल बनाने का, जितने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है सबको एक जेंडर बजट सेल बनाना होता है, जो इंश्योर करता है कि जो भी मिनिस्ट्री लेवल है, डिपार्टमेंट लेवल है, उसमें एक चार्टर भी बना हुआ है जेंडर बजट सेल्स का, जो ये देखेगा कि जेंडर के हिसाब से जो इस डिपार्टमेंट, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मान लो या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मान लो, तो वो किस लेवल पर महिलाओं के लिए, जेंडर के लिए किस किस एरियाज पे काम कर रही है, इन स्कीम्स में कितने उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है। और यही वो ये बताते हैं गवर्नमेंट को कि भाई किन लेवल में पॉलिसी में और बदलाव करने की जरूरत है, कैसे। और अगर हम पॉलिसी इंटरवेंशन करें, ये बड़ा अच्छा टर्म है पॉलिसी इंटरवेंशन, यानी पॉलिसी के लेवल पे हम क्या बदलाव करें जिससे कि जेंडर में जो डिवाइड है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो रिजॉल्व हो सके, कैसे वो और बेहतर कर सकते। तो जेंडर बजट सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जेंडर बजट सेल के साथ एक दिक्कत है। अब सोचिए कितना अच्छा सिस्टम है ये कि जेंडर बजट सेल्स जो है वो बताएंगे मिनिस्ट्री को कि इन सेक्टर्स में हमें और चीजों को बदलना चाहिए ताकि महिलाएं मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। लेकिन दिक्कत यह है कि जब ये जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग या जेंडर बजट सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये महिलाओं को दिखते हैं एज अ होमोजेनस ग्रुप। यानी महिलाओं का मतलब है, अगर आपको 1 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट है, तो आपको इतना इंश्योर करना है कि इसमें से 20% लेट से वुमेन को चला जाए। आपने इतना कर लिया, काम खत्म, यानी महिलाएं भी आ गई, जुड़ गई इसमें। पर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि 20% कौन है भाई। क्या वही 20% पिछले कई जनरेशन से फायदा उठाती आ रही हैं, या कुछ महिलाएं की अर्बन महिलाएं हैं उनको आपने बस टारगेट किया जिन तक पहुंचना आसान है? क्या आपने उन महिलाओं को टारगेट किया जो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं? क्या उन महिलाओं को टारगेट किया जो माइनॉरिटी से आती हैं, जिनको मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप महिलाओं को एज ए होमोजेनस ग्रुप लेते हो कि बस आपको नंबर पूरा करना है। तो आपने कभी उसमें
ऐसा डेटा नहीं बनाया कि आपको अलग अलग कम्युनिटी की महिलाएं जो है उनको कितना मिला, क्या वो मेन स्ट्रीम में जुड़ पाई। जैसे वो मुस्लिम वुमेन के बारे में कहा जाता है कि वो हमारे देश में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होने के बावजूद वो एक्सक्लूडेड है मेजर अपने पॉलिसीज से, क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी पेट्रियार्की है, इतना रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन है कि वो कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकती। तो मुस्लिम वुमेन लेट से टारगेट किया जाए एज अ ग्रुप जिसको आपको मुख्य धारा में जोड़ना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पॉलिसी में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि उस कम्युनिटी की महिलाएं भी आपके अलग अलग पॉलिसी प्लान्स का फायदा उठा सकें। तो आपको उनके ऊपर अटेंशन डालना पड़ेगा। आप एज अ वुमेन लेके चलोगे तो कभी अगर 25-30% आप वुमेन पे फोकस करते हो तो वो महिलाएं जो लग से दूर किसी ट्राइब की महिलाएं हैं या माइनॉरिटीज की महिलाएं, वो कोई मेन स्ट्रीम में जुड़ ही नहीं पाएंगी। तो इसमें बहुत जरूरत है इसको चेंज करने की, और ये तभी होगा जब आपके पास एक डेटा होगा। डेटा होने के बाद आप उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस या पॉलिसी इंटरवेंशन इस तरह का करोगे कि डेटा के हिसाब से जिस कम्युनिटी की महिलाओं को नहीं ज्यादा अभी तक कैपेबिलिटी बिल्ड हो पाई है, ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाई, उनके लिए आप डिसीजन लोगे और फिर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट करोगे कि जो मॉनिटर करेगा कि क्या क्या किया गया है, और फाइनली आप उसको इवेल्युएट करोगे कि हाँ ये कदम उठाए गए और इसका नतीजा ही निकला। तब जाकर आप महिलाओं को जेंडर बेस्ड बजटिंग का सही फायदा दे पाओगे। कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी इसमें है, जैसे कर्नाटका और केरला, इन राज्यों ने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लेके आए। इन्होंने अलग अलग प्रायोरिटी को पहचाना कि कैसे हम इक्वलिटी को और बढ़ा सकते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म लेके आए। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक सुधार होने की संभावना बहुत कम है। ये निसार अहमद जो एक बजट एनालिसिस सेंटर ट्रस्ट के ऑथर है, इनकी रिपोर्ट भी आई थी, जेंडर रिपोर्ट फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव की। इन्होंने कहा है कि हमें जेंडर बजटिंग में और आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम केवल जेंडर बजट स्टेटमेंट देने के बजाय इससे और आगे जाएं और जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और प्रोग्राम्स लेके आए सभी सेक्टर में। इवन जो जेंडर न्यूट्रल सेक्टर्स, यानी कई ऐसे सेक्टर जहां कहा जाता है महिला पुरुष कोई हो सब पर बराबर असर होगा, उन सेक्टर्स में भी आपको ध्यान देना होगा कि जेंडर रिस्पॉन्सिव आप स्कीम्स लेके आए, फोकस करें। फिर जो इनका एक कहना यह भी है कि ऑलरेडी जो डेवलपमेंट है देश भर में जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप तभी निकलेगा जब आप डाइवर्सिटी पे फोकस करोगे कि महिलाओं एज अ ग्रुप की तरह देखने के बजाय महिलाओं में भी बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो जो अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, जिससे कोई पॉलिसी का जो आप फायदा देना चाहते हो उन तक नहीं पहुंच सकता। तो वहां पर आपको चेंजेस करने की जरूरत है, तभी उनको फायदा हो पाएगा। तो वो इन्होंने भी यहाँ पॉइंट यही रेज किया कि आपके पास जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा नहीं है, तो आपको पहले जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा चाहिए ताकि आपको पता हो महिलाओं के किस मार्जिनलाइज सेक्शन से कितनी महिलाओं को किसी पॉलिसी का फायदा मिला। उसके बाद आप फिर जाकर उसके लिए डेटा जब आपके पास आ जाएगा तो उसके हिसाब से आप रिसोर्स एलोकेशन कर पाओगे, कितना संसाधन इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा ताकि ये भी मुख्य धारा से जुड़ सकें या इनको भी इस पॉलिसी का फायदा मिल सके। जब भी रिसोर्स एलोकेशन आप कर दोगे तो उसके बाद आप फिर इसको मॉनिटर करो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मॉनिटर करो फिर इसको इवेलुएट करो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेटा, जो सेग्रीगेटेड डेटा हो, ताकि आप फिर पॉलिसी डिसीजन ले पाओ। अगर वो नहीं होगा तो आप पॉलिसी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। इसी तरह से रितु दीवान है, ये भी जो फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव है और की फॉर्मर डायरेक्टर, इनका भी कहना था कि जेंडर बजटिंग नेसेसिटी है, लेकिन आपको अपने जो स्टेट और सोसाइटी की रियलिटीज हैं, जैसे भारत का स्टेट भी कहा जाता है थोड़ा पैट्रियार्कल है, प्रतिसत्तात्मक है, इसको ध्यान में रख के आपको पॉलिसी लेकिन डिसीजन लेने पड़ेंगे। कि जैसे मैंने बताया कोविड के टाइम में हमने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की जॉब ज्यादा गई है तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इनग्रेन्ड है पैट्रियार्की। तो उसको उससे बाहर निकल के सोचना बहुत जरूरी है, और जरूरी है कि अलग अलग सेक्टर्स में जब जेंडर इश्यूज आते हैं तो वहां पर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के आधार पे और फाइनेंशियल एलोकेशन ज्यादा हो, ऐसी स्कीमों को ज्यादा पैसा दिया जाए जहां से जेंडर इक्वलिटी बढ़ सके। अब पहले ये समझना पड़ेगा इस आर्टिकल में कि आपको इंसॉल्वेंसी होती क्या है। मान लो आप एक कंपनी खोल के बैठे हो, उस कंपनी को अपने स्टैब्लिश करने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, या वो कंपनी मान लो कोई काम करती है, कोई बिस्किट बनाती है, वो बिस्किट पाइनएप्पल फ्लेवर के बिस्किट बना रही है, उस बिस्किट को बनाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, आपने कुछ और क्रेडिट उधार लिया, किसी से कच्चा सामान खरीदा उधार पे, बिस्किट बन के बिकता है वो। लेकिन फिर क्या हुआ, आपकी कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा हो गए, बिक्री कम हो गई, आप वो बिस्किट बेच ही नहीं पा रहे। आपको फिर आइडिया लगा कि नहीं, बिस्किट का धंधा टाइम आउट हो रहा है, मैं काम करता हूं, मैं केक बेचना स्टार्ट करता हूं। तो आप जब तक इस बिस्किट के धंधे से निकलोगे नहीं अपनी कंपनी बंद करके, तो आप केक का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और क्योंकि आपको दिख रहा है कि भविष्य में अगर आप बिस्किट और बनाते रहोगे तो आपकी कंपनी को और ज्यादा लॉस होता चला जाएगा। तो अच्छा तरीका यह है कि अभी जितने पर आप हो कंपनी का हिसाब सेटल करो और आगे निकल जाओ। यानी आप ये कह रहे हो कि आप दिवालिया हो गई ये कंपनी, ये अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकती, तो आप कहोगे अब इंसॉल्वेंसी की ओर बढ़ना चाहिए,
दिवालिया घोषित करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप अपनी इंसॉल्वेंसी कंपनी के अपना दायर करते हो कागज में कि भाई ये कंपनी अब को रैप अप करने का समय आ गया है। आपके पास जितने भी संसाधन है आप उसको बेचते हो और जो जो आपको जिससे जिससे आपने उधार लिया उसको पैसे वापस करते हो। या फिर आपको दिखता है कि देखो बिस्किट की फैक्ट्री में काम नहीं होने वाला, अगर हम इस बिस्किट की फैक्ट्री को केक की फैक्ट्री बना दे तो शायद हमें फायदा हो जाए। या फिर मैं एक मेरी और टॉफी की कंपनी है, बिस्किट और टॉफी की कंपनी को मर्ज कर दूं तो शायद प्रॉफिट हो सकता है। तो इन तरह की चीजें जब आपको करनी है तो आपको जाना पड़ता है एक इंसॉल्वेंसी कोड बिल के तहत, आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ता है। ये बताना होता है देखिए कंपनी काम नहीं कर रही, हमने इतना इतना लोन भी लिया हुआ है, लेकिन लोन तो हमने लिया था बिस्किट के लिए पर अब वहां फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम इनको मर्ज कर दें टॉफी वाले के साथ, या केक का बिजनेस खोल दें, या इसको बंद कर दें। 3-4 ऑप्शन आपके पास है। तो वो तरीका होता है बिजनेसेस को एक एफिशिएंट इकोनॉमी में जरूरी है कि जैसे जैसे बिजनेस खोलना आसान हो वैसे बिजनेस को बंद करना भी आसान हो। तो इंसॉल्वेंसी एक सच्चाई है जिसको फेस करती है हर इकोनॉमी और उसके लोग। तो भारत में क्या इसके लिए प्रावधान है, कैसे उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसकी बात करेंगे इस आर्टिकल में। पेपर 3 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहली बात, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने का भारत में तरीका क्या है। एक इंडिया में लॉ आया था, एक एक्ट आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में, जिसके बाद कोशिश की गई थी कि भारत में इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जो है वो आसान किया जाएगा और टाइम बाउंड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन चीजों को रिजॉल्व करने के बारे में बताया जाएगा। देखिए कंपनी बिस्किट आप बेच रहे हो, आपको पता है मार्केट में केक की डिमांड है, तो आपको तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो आप चाहोगे अगर आपको मर्जर करना है, 2 कंपनी मिलानी है, तो उसके लिए भी तुरंत आपको रिजोल्यूशन चाहिए चीजों का। तो ये जब आया था लोगों को लगा था कि चलो अब अच्छी बात है, चीजें टाइमलाइन स्ट्रक्चर तरीके से होंगी, लेकिन हुआ ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत में दिक्कतें और बढ़ती चलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जेट एयरवेज की जजमेंट में बोला है कि बहुत सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत का जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है ठीक से काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, देखिए इन सब के बीच में आती है 2 बॉडीज। जब भी ऐसा आप कोई कंपनी बंद करने बैठते हो या कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हो या मर्जर की बात करते हो, तो आपको जिन लोगों ने उधार दिया उनको लगता है भाई तो पैसा डुबा देगा हमारे पैसे वापस दो भाई, हमें नहीं पता तुम्हें मर्जर करना करो, हमारा पैसा वापस चाहिए। तो इन सब चीजों का रिजॉल्व करने के लिए एक चीज होती है एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो बताती है आपको क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और उसके बाद एक नेशनल कंपनी लॉ अपॉलेट ट्रिब्यूनल है जहां आप अपील के लिए जाते हो। तो ये दोनों बनाए गए थे प्राइमरीली जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की चीजों को आसानी के साथ टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व कर सके। लेकिन दिक्कत क्या हो गई इन बॉडीज के ऊपर, अब एक तो आईबीसी वाले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की कहानी है ही है, साथ में कंपनी एक्ट के तहत कोई डिस्प्यूट कंपनीज के बीच में तो वो भी ये रिजॉल्व करते हैं। तो इनके ऊपर इतना दबाव आ गया कि कुछ कर ही नहीं पा रहे ये लोग। और ये जब बनाए गए थे, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैंडल इन चीजों को, इसके पीछे वजह है, ये जब बनाए गए थे तो 1999 में एक इरादी कमेटी बनी थी। उस इरादी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए, जो एक ऐसा ट्राइब्यूनल चाहिए जो इस तरह के इंसॉल्वेंसी का ध्यान रख सके। तो हमने बना दिया एनसीएलटी। अब जो ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी 1990 में जो भारत की इकोनॉमी रन करती थी उसके ऊपर बेस्ड थी। आज भारत की इकोनॉमी क्या वैसी चलती है? नहीं चलती है। तो हमें आज के हिसाब से जो बदलाव करने की जरूरत है वो एनसीएलटी ने नहीं किया है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड है, वो मॉडर्न नहीं है। तो कई चीज उसके पास है ही नहीं, इक्विपमेंट ही नहीं है उसके पास इस चीज को हैंडल करने के लिए, बनाया इस तरह से नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल इसके टोटल नंबर कितने हैं? 63 लोग मेंबर है इसके अंदर। 1990 के हिसाब से बहुत नंबर हो गया ये, आज के हिसाब से कुछ नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा कंपनीज हैं। तो क्योंकि इतने कम मेंबर्स हैं, एनसीएलटी से परमिशन आपको लेने में टाइम लग जाता है, केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाते, तो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व ही नहीं हो पाती। कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन अगर जैसे आपको बताया कि टॉफी बिस्किट का आपको मर्जर करना था या केक की फैक्ट्री खोलनी है, तो जो एनसीएलटी से परमिशन चाहिए, जो आप चीजें करोगे डिस्कस, वही नहीं हो पाएगी। तो सब कुछ फंस जाता है। प्लस ये जो बेंचेस हैं फुल टाइम काम भी नहीं करती, तो अलग समस्या आ गई। एक तो ये इक्विप्ड नहीं है ठीक से, इनके मेंबर कम है, इनके ऊपर लोड ज्यादा है, उसके ऊपर ये फुल डे ऑपरेट भी नहीं करते, और समस्या आ गई। तो इसलिए डिलेज घटने के बजाय बढ़ते चले गए हैं। पहले 650-654 दिन लगते थे, एवरेज टाइम लगता था इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने में, आज वो 716 दिन तक आ गया। तो इन्हें बिजनेस बंद करने में भी इतना टाइम लग रहा है। यानी ऑब्वियसली वो बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, या तो रिस्ट्रक्चर करोगे या बंद करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसके अंदर टाइमलाइन दी गई है, इसको फॉलो करो, लेकिन फॉलो ही नहीं हो पा रहा। इवन जेट एयरवेज के केस में फिर उन्होंने बोला कि टाइमलाइन को अगर आपने स्टिक नहीं किया तो जो उस कोड का पर्पस था वही खत्म हो जाएगा। और यही क्योंकि टाइमलाइन में आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तो कंपनी का मर्जर एक्विजिशन जो भी होना है वो टाइम पे हो नहीं पाता। टाइम निकल जाने का मतलब जो क्रेडिटर है उसका पैसा फंसा रह गया, उस पर और इंटरेस्ट बढ़ गया, सबको लॉस है। तो रिजॉल्व जल्दी हो पाता, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अभी एक समस्या ये भी है कि जो आपकी एनसीएलटी जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है, इनके अंदर एक बड़ी समस्या है, इनके अंदर इंस्टीट्यूशनल नॉलेज की कमी है।
इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके जो लोग अपॉइंट होके आते हैं उनके पास डोमेन नॉलेज नहीं है। अब कोई व्यक्ति एनसीएलटी में बैठा है, कोई कंपनी है जो बायोटेक की कंपनी है, कोई फार्मा की कंपनी है, कोई एविएशन की कंपनी है, जेट एयरवेज की बात कर लो, तो जेट एयरवेज के क्या मुद्दे हैं, क्यों वो फ्लाइट फेल हुई, क्या तरीका है इसको रिस्ट्रक्चर करने का, जो प्रपोजल आया वो सही है या नहीं, इस पे सुनवाई करने के लिए, इसको देखने के लिए वो व्यक्ति चाहिए इसको एविएशन सेक्टर का कुछ तो फायदा हो, कुछ तो जानकारी हो। नॉर्मल कोई जज अगर आप लेके आते हो जिनके पास लॉ की नॉलेज है पर उस कंपनी स्पेसिफिक चीजों की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो उस चीज को रिजॉल्व करने में बेस्ट जजमेंट कैसे दे पाएंगे? तो ये एक समस्या है, डोमेन नॉलेज बहुत कम है, जो इन चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आ गया है जिसके पास कॉम्प्लेक्स केसेस रिजॉल्व करने हैं लेकिन उसके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। तो जरूरत क्या है कि हमारे पास वो लोग हों, वो इंस्टीट्यूशन वैसा हो जिसके पास वो नॉलेज तो हो। अभी क्या एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सिस्टम क्रिएट हो गया जहां स्टाफ के पास इतनी पावर है लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है चीजों को लेकर। तो एनसीएलटी हो गई, एनसीएलईटी हो गई, ये अक्सर चीजों को लेकर इग्नोर करती रहती है और चीजें डिले होती रहती हैं, अगली सुनवाई, इन चीजों को लेकर यहाँ लिस्टिंग टाइम पे नहीं हो पाती, क्योंकि इनके पास एक तो लिमिटेशन है कैपेसिटी की, प्लस इनके पास डोमेन एक्सपर्टीज भी नहीं है। इन चीजों को बहुत बुरी स्थिति में लेके आ जाता है और एक सिस्टम ऐसा बन जाता है जहां पर इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी तो खत्म है ही है, ये इतना ज्यादा बुरा हाल है कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे सवाल उठ जाता है कि आप काम एफिशिएंसी तो कर ही नहीं सकते, प्लस आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है काम करने की। तो इन चक्करों में जरूरत यह है कि भारत की जो एनसीएलटी जैसी बॉडीज हैं ये और फ्रेमवर्क बनाए जिनसे कि एक मैंडेटरी चीजें ऐड करें, प्रोसीजर्स को रिजॉल्व करें, जहां पर समय के अंदर सुनवाई हो सके, समय के अंदर रिजॉल्व हो सके इशू। और भारत में एक बड़ी समस्या और है कि जो प्रोसीजर होता है ना इतना ज्यादा खुद से कम्बरसम होता है। यानी अभी भारत में सिस्टम ये है, जितनी एप्लीकेशन फाइल होगी उन सब एप्लीकेशन को सुना जाएगा, फिर जब इंसॉल्वेंसी का सिस्टम स्टार्ट होता है ना, फाइल करते हो, फिर आपको बोला जाता है कि चलिए आप कुछ ये स्टेप लीजिए कंपनी के बारे में, उसके बाद देखते हैं कंपनी परफॉर्म करती है या नहीं। तो वो जो प्रोसीजरल स्टेप्स होते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो भी उसकी भी सुनवाई होती है। तो इतना ज्यादा टाइम लग जाता है इन चीजों में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एनसीएलटी को, फिर भी वो इतना टाइम लगाते हैं कि चीजें आगे ही नहीं बढ़ पाती। और एक चीज होती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड, यानी सीधा इस प्रोविजन के जाने के बजाय और क्या तरीका हो सकता है, कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट या कुछ और तरीके आप फॉलो कर सकते हो, वो भी नहीं फॉलो किए जाते। तो सारा का सारा लोड इन्हीं के ऊपर पड़ा रहता है। यानी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तो पहले डिक्लाइंड है, प्लस आपका प्रोसीजर भी ऐसा है जो एफिशिएंट नहीं है। ये दुनिया भर में समस्या है, पर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारत में स्केल इतना बड़ा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे प्रोविजन स्टार्ट करें जहां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या फिर हम सिस्टम लेके आए जहां पर हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें, एडीआर की बात करें। जैसे आप मेडिएशन प्रोसेस की बात करो, मेडिएशन मतलब किसी और एक बीच बचाव कोई व्यक्ति आके करे, वो मेडिएशन करा दे, ताकि मुद्दा ये ना कितने आपके जितने लोन दिया उनको लोन वापस करना है, पैसा वापस करना है, कैसे कर पाओगे, क्या तरीका हो सकता है, इन सब चीजों के लिए मीडिएशन करना ज्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम लग रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। आप एक हाइब्रिड मॉडल लेके आ सकते हो जहां पर जो लोग चुन के आएंगे एनसीएलटी में उनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस भी हो, डोमेन एक्सपर्टीज भी हो। ठीक है, आप अलग अलग बेंच को स्पेशलाइज बेंचेस क्रिएट करो जो एक पर्टिकुलर केसेस में एफिशिएंसी और बढ़ा सके, और जो उन एरियाज में एक्सपर्ट हो जिन्होंने मर्जर या एक्विजिशन वाले जो एरियाज हैं उसको हैंडल कर सके। आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, आपके पास प्रॉपर कोर्ट रूम होने चाहिए, क्वालिफाइड परमानेंट सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। और भारत की जो इंसॉल्वेंसी रिजीम है इसमें सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके देश में एफडीआई भी आए और चीजें भी हो, पर वो तभी होगा ना जब आपके पास ऐसा इंसॉल्वेंसी सिस्टम होगा जहां बिजनेस करना, बिजनेस को बंद करना, रीस्ट्रक्चर करना संभव हो। अगर इस तरह का सिस्टम रहेगा तो कोई पैसा क्यों ही लगाना चाहेगा। कंपनी खुल गई भी, कंपनी लॉस किए जा रही है, वो खींचे जा रहा है उसका टाइम पीरियड, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसको रिजॉल्व करना सख्त जरूरी है। आपको अल्टरनेटिव्स का सहारा लेना पड़ेगा, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, आपको हाइब्रिड मॉडल लाना पड़ेगा जहां डोमेन एक्सपर्टीज प्लस जुडिशियल नॉलेज दोनों जिस व्यक्ति के पास हो। आपको डोमेन स्पेसिफिक बेंचेस बनाने पड़ेंगे, आपको स्टाफ का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें एफिशिएंटली काम कर पाएंगी। तो इन शॉर्ट देखें तो आपको स्ट्रक्चरल इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फायदा लाना होगा। तो कैसे आप करोगे? पहले आपको इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये दिक्कत है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिले बहुत ज्यादा है, एक बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है इंसॉल्वेंसी केसेस का। तो आपको करना क्या होगा? आपको हाइब्रिड मॉडल लेके आना पड़ेगा जहां पर आप जुडिशियल एक्सपीरियंस और डोमेन एक्सपर्टीज दोनों को यूज कर पाओ। आपको प्रोसीजरल इनोवेशन लाने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके कैसे और बेहतर हो पाए। प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनने का टाइम नहीं है तो क्या और बेहतर तरीका हो सकता है,
कैसे कम टाइम में कैसे रिजॉल्व किए जा सके। आपके पास स्पेशलाइज्ड बेंच होनी चाहिए जो अलग अलग कैटेगरी की हो, उनको सॉल्व करे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, कोर्ट रूम बढ़ाओ, स्टाफ की क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, और एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी जो हमारा रिजीम है वो इतना एफिशिएंट हो कि बाकी देश भी उससे इंस्पायर होकर काम कर सके। तो हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है इन चीजों में बदलाव करना। तो की अगर टेक अवे देखें, रिफॉर्म क्यों जरूरी है, किस किस तरह की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्या प्रोसीजरल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएगी, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी इस आर्टिकल से। अगले आर्टिकल की बात करें तो ये बात करता है कैसे दुनिया भर में, तालिबान की बात कर लो, सीरिया में आप एचटीएस की बात कर लो, ऐसे ग्रुप खड़े हो रहे हैं जो काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं और जिनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्या उसको खतरा है, खासतौर पर बांग्लादेश जैसे देश में? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, इसके बारे में बात की गई है। आईआर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो जरा इसको देखते हैं। देखिए कहानी क्या है। कहानी यह है कि कुछ समय पहले आपने देखा अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान आ गया, अब सीरिया में एचटीएस आ गई है, हैयत तहरीर अल शम। ये भी पहले अलकायदा का पार्ट हुआ करती थी, जिस व्यक्ति के ऊपर अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ था, वो व्यक्ति अब इस गवर्नमेंट को रन करेगा और अमेरिका उससे बात भी करने वाला है। ये चीजें क्यों हो रही हैं? ऐसे इस्लामिक रेडिकल ग्रुप या बाकी ग्रुप क्यों खुल के खड़े हो रहे हैं, और क्यों अमेरिका और यूएन जैसी बॉडीज ने इनको पहले साइडलाइन करने की कोशिश की लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया, भाई जो भी है जैसा भी है चलने दो। इस चलता है एटीट्यूड के तहत कई और ग्रुप्स हैं जो ऐसे खड़े हो रहे हैं। इस आर्टिकल में प्राइमरली जो बात की गई है वो ये बात की गई कि अफगानिस्तान के मामले में जब अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन चल रही थी तो भारत को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। अफगानिस्तान के ऊपर नेगोशिएशन कौन कर रहा था? यूएसए, चाइना, रशिया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान। ये लोग कोऑर्डिनेट करके, इनके तहत कतर में एग्रीमेंट हुआ, तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर आ गया। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हो रहा था, एक कॉम्प्रोमाइज निकल रहा था, तब वहां पर कौन बैठा था? अगस्त 2021 में इंडिया उस टाइम में प्रेसिडेंट था यूएनएससी का। तो कोई भी टेक्स्ट या रेजोल्यूशन अगर पास होता तो उसको इंडिया एग्री करता तभी पास होता। इंडिया का रोल बढ़ चुका था, किस्मत का खेल देखो। तो इसी के तहत जब तालिबान टेक ओवर करने वाला था तो एक रेजोल्यूशन आया था, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। 2593 किससे जुड़ा हुआ? पहली बात तालिबान से जुड़ा हुआ, तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। इसमें भारत ने एक चीज ऐड करी थी पैराग्राफ में कि तालिबान ये एग्री करे कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कभी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा किसी और देश के खिलाफ। इसमें यह बोला गया कि यूएनएससी के अंदर एक रेजोल्यूशन है 1267, जिसके तहत कुछ ग्रुप्स को सैंक्शन किया, जैसे अलकायदा हो गया, या आप बात कर लो लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया। ऐसे ग्रुप्स को अंडर आर्टिकल 1267 इसके तहत लिखा गया। ये सारे ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं जिनको सैंक्शन लगा हुआ है। तो अब तालिबान ने एग्री किया था कि जो ग्रुप सैंक्शन है उनको अपने देश में पनाह नहीं देगा। और जब ये पास हुआ तो इससे फायदा ये है कि जैसे आईएसएस हो गया, अलकायदा हो गया, इस जैसे ग्रुप्स को वो पनाह नहीं देगा ताकि भारत जैसे देश के ऊपर कभी हमला ना हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप भारत ने उठाया, जिससे कि पहले भारत को बिल्कुल ऐड नहीं किया था नेगोशिएशन में। लेकिन चीजें ऐसी हो रही हैं कि उसके बाद चीजें और खराब हुई। 2021 में यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि तालिबान चाहे तो सीधा पैसा डायरेक्टली ले सकता है और फायदा उठा सकता है जो भी फंडिंग मिल रही है उससे, और तालिबान ने इसका फायदा भी उठाया। लेकिन जैसे उनको फंडिंग मिलनी शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लड़कियों को स्कूल एजुकेशन बंद करा दी, महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो कोशिश की गई थी कि तालिबान इस बार गवर्नमेंट में आएगा तो सब कुछ इंक्लूसिव करने की कोशिश करेगा, वो कुछ नहीं हो रहा था। तालिबान को जो मन कर रहा है तालिबान वो करता जा रहा है, लेकिन दुनिया साइडलाइन हो गई है, दुनिया देख ही नहीं रही इस मुद्दे को। और एक तालिबान तक था तो ठीक, अब ये चीजें और बढ़ रही हैं। चीजें सीरिया में पहुंच चुकी है, जहां पर मोहम्मद अल जोलानी, ये व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अल जोलानी, जो पावर में आ गए हैं सीरिया में। हैयत तहरीर अल शम जैसी इस मिलिटेंट ग्रुप ने, जिसको टर्की ने बैक किया है, उस ग्रुप ने टर्की के आधे से ज्यादा हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी असद की, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन ये अल जोलानी जो थे, इनका ग्रुप का नाम जो आज एचटीएस है, ये एचटीएस पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। तब ये अलकायदा का एक सब पार्ट हुआ करता था, जिसके ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा था, इंटरनेशनल टेररिस्ट की तरह, ग्रुप की तरह देखा जाता था। लेकिन आज उसी आउटफिट के साथ अमेरिका नेगोशिएट करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो नेगोशिएट नहीं करेंगे तो रशिया इनके साथ नेगोशिएट कर लेगा, टर्की इनके साथ नेगोशिएट कर लेगा, तो दिक्कतें हो जाएंगी। जोलानी के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, इनामी राशि थी, वो हटा दिया गया। तो ये देखा जा रहा है अलग अलग दुनिया भर में कि अगर आपके पास पावर आ जाएगी तो बाकी सारी कंट्रीज आपकी पिछले काम को भूल जाती हैं और टेररिस्टों को भी मेन ग्राउंड में ऐड कर लेती है। तो इसी के तहत दुनिया भर में जो इस्लामिक टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो माली में हो, चाहे वो अफ्रीका के किसी देश में हो, उन जगहों को लग रहा है कि अगर हम पावर कैप्चर कर लेंगे तो हमें लेजिटिमेसी मिल जाएगी,
हमें मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। और कुछ ऐसी समस्या भारत के पड़ोस बांग्लादेश में देखी जा रही है। शेख हसीना के पीरियड में भी वहां पर एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा था। भारत ने इग्नोर किया क्योंकि भारत की अच्छी पार्टनर थी वो, लेकिन उनके जाने के बाद अब कंसिस्टेंटली देखा जा रहा है कि वहां एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो पहले कहा जाता है कि शेख हसीना की थी, कि सब कुछ खुद से शासन किया करती थी, लेकिन अब जो सिस्टम वहां आ रहा है, एक और ऐसी गवर्नमेंट आ गई है मोहम्मद यूनुस के अंदर, जो लगातार रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि क्या हो रहा है, क्या रियलिटी है। अलग अलग वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो जा रहे हैं। जैसे जमाते इस्लामी जो पहले बैन था वो एक्टिव हो गया। लगातार इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ा है बांग्लादेश में पिछले कई सालों से। और इवन अवामी लीग जब 2008 में आई थी पावर में, उसके बाद से, इलेक्शन के बाद से, और उनकी आर्मी को उन्होंने साइड लाइन करके रखा हुआ था। और इवन सबसे बड़ा नाम जमाते इस्लामी का था, जो एक सबसे खतरनाक ग्रुप माना जाता था यहाँ का, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप भी था, इसको साइडलाइन किया हुआ था इन्होंने। और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, देखो अवामी लीग वो पार्टी थी जो शेख हसीना की थी। शेख हसीना की अपोजिशन में जो पार्टी थी उसका नाम था बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसकी लीडर का नाम था खालिदा जिया। तो शेख हसीना ने इतने टाइम से पावर में थी यहां पर कि उन्होंने बीएनपी को, जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप्स को साइडलाइन कर दिया था। तो बीएनपी हो या जमाते इस्लामी हो, ये हमेशा प्रो पाकिस्तान रहे हैं, एंटी इंडिया रहे हैं। और खास तौर पे जमाते इस्लामी को तो बैन कर दिया गया था वहां की कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ थे। 1971 में इन्होंने बांग्लादेश के अपने ही लोगों के खिलाफ भी क्राइम किया था। लेकिन जैसे शेख हसीना जाती है, जमाते इस्लामी को एक्सेप्टेंस मिलनी बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाती है। जमाते इस्लामी विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट करती है, जो माइनॉरिटीज उनके ऊपर अटैक होने स्टार्ट होने लगते हैं। और यहां तक कि इसका फायदा अब हमें लग रहा है कि जैसे एचटीएस जैसे ग्रुप जो पहले अलकायदा से जुड़े हुए थे, जैसे ही उन्होंने सीरिया में असद को हराया और वो पावरफुल हुए तो अमेरिका ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से कहीं बांग्लादेश में एक अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, एबीटी, जो कि अलकायदा की बांग्लादेश वाला सब पार्ट है, बांग्लादेश में भी उनका एक, जैसे उनकी तो एक बड़ी सी कंपनी है ना, वो टेररिस्ट कंपनी, उसका सब ग्रुप यहां पर है। कहीं ऐसे ग्रुप वहां एक्टिव ना हो जाए, इनका स्टूडेंट विंग, छात्र शिविर, हजबत इस्लाम, या जागरता मुस्लिम जनता बांग्लादेश, या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, ये इस सिचुएशन का फायदा ना उठा लें। हालांकि अभी तक बांग्लादेश में इस तरह का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो दुनिया भर में हो रहा है उसका फायदा ऐसे ग्रुप तो नहीं उठा लेंगे, ऐसे रेडिकल ग्रुप इसका फायदा उठा के कहीं अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पुश करना तो स्टार्ट नहीं कर देंगे। और ऑलरेडी दिख रहा है कि वहां माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, और जो ऐसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया है, जैसे जैशमुद्दीन रहमानी। और ये जैसे बाहर निकलते हैं भयंकर एंटी इंडिया ये लोग स्लोगन लगाने स्टार्ट करते हैं, तो वहां की गवर्नमेंट को लगता है कि एंटी इंडिया स्लोगन होगा, शेख हसीना के खिलाफ बोलेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अब भारत को सतर्क होने की जरूरत है कि जब ऐसी चीजें हो रही है वहां, तो इंडिया शुड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। इसके लिए जरूरी है कि रिलीजियस हेट जो दुनिया भर में बढ़ रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। पहली बार 2021-22 में इंडिया की जब परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जब बात आई थी रिप्रेजेंटेशन की यूएन में, तब जो राइटर है वहां पर थे और कहा था कि लगातार एक रिलीजियस फीविया हो रहा है एंड नॉन अब्राहमिक रिलीजन के खिलाफ। हिंदुइज्म, सिख या बुद्धिस्ट की बात करें तो वहां पर लगातार हेट बढ़ रही है उनके खिलाफ। इंडिया ने सभी प्रकार की रिलीजियस हेट का विरोध किया था, चाहे वेस्ट में हो चाहे नेबरहुड में हो। तो पहले काफी टाइम तक इंडिया ने इस चीज को इग्नोर किया, पर अब समय आ चुका है कि इसका इंडिया इसको इग्नोर ना करे, क्योंकि बांग्लादेश में अगर ये बढ़ता जाता है तो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो सकता है। अब सवाल है यूएस क्या कर रहा है। तो जैसे इस आर्टिकल में पॉइंट किया गया कि यूएस अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है और अपने दोस्तों का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं देखता। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक यूनिलैटरल एग्जिट किया था, यानी बिना किसी पार्टनर से कंसल्ट किए हुए अपनी सब कुछ लेके चले गए वहां से। यूनिलैटरली उन्होंने डिसाइड किया, खुद से डिसाइड किया। भारत को क्या नुकसान हुआ उसको उन्होंने नहीं देखा। और ठीक उसी तरह बांग्लादेश में भी जो हो रहा है वो उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो अब जो गवर्नमेंट आई है उससे अमेरिका को ज्यादा वहां पे हस्तक्षेप करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि उससे फिर वहां भी जैसे सीरिया या अफगानिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसका फायदा उठा लें, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत इसको प्रॉपर नजर में रखे और ध्यान रखे कि ऐसे एलिमेंट वहां पे स्ट्रांग ना होने शुरू हो जाएं। लगातार जो वहां पे इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो इंडिया को बेट कर रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट डालेंगे, सोशल मीडिया पे कैंपेन करेंगे। और इवन जो मोहम्मद यूनिस के एडवाइजर्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कहे जा सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को जरूरत है कि भारत इस चीज को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से देखे, भारत के इंटरेस्ट में क्या उस पर फोकस करे, अमेरिका क्या चाहता है उसको साइडलाइन करे, अपना इंटरेस्ट देखे यहाँ। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हमने बोला है कि जो अभी गवर्नमेंट है उसके साथ हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पर अगर विवाद और बढ़ता है तो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। जैसे 2008 में भी जब पहली बार इलेक्शन बांग्लादेश में साफ सुथरे अच्छे इलेक्शन हुए थे, उसके बाद वहां की जो मिलिट्री फोर्स थी बांग्लादेश राइफल्स,
ये लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की थी, तो भारत ने सपोर्ट किया था शेख हसीना की गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट वहां पर रह पाई थी, आज तक चली, इतने समय तक चली। तो अगर भारत को इन एज पर दिस राइटर जरूरत पड़े तो ऐसे स्टेप्स उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये बांग्लादेश के खुद के भी इंटरेस्ट में है कि वहां अगर मिलिट्री कू हुआ है अभी, वो एक इस्लामिक कू ना बन जाए, यानी वो सीरिया या अफगानिस्तान की तरह कोई स्टेप ना ले ले जहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो पावर कैप्चर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो तो भारत को इंश्योर करना चाहिए कि भारत सपोर्ट प्रोवाइड करे उन ग्रुप्स को जो इस चीज को होने से रोक सकते हैं। डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बोला गया इस चीज में। तो हालांकि बांग्लादेश के साथ अच्छी बात है कि उन्होंने पहले डेमोक्रेसी को टेस्ट किया हुआ, तो वो दोबारा इस ट्रैप में नहीं फंसने चाहिए। और बांग्लादेश के लोगों का समर्थन पूरी तरह से नहीं है ऐसे किसी भी ग्रुप के साथ, तो इसका फायदा भारत को और बांग्लादेश को मिलेगा। और बांग्लादेश की स्थिति में जाने में शायद दोबारा ना जा पाए, जैसे अफगानिस्तान या तालिबान का कब्जा वहां पर हुआ या सीरिया में हो रहा है। पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस आर्टिकल में हमने देखा एक यूएनएससी का आर्टिकल 1267 क्या है, क्या रेजोल्यूशन है, इसका नाम क्या नाम है, और तालिबान का टेक ओवर जो हुआ था वो किस रेजोल्यूशन से हुआ था, किस ड्राफ्ट की बात की गई। 1267 के अंदर क्या आता है, और 2593 दो यूएन रेजोल्यूशन की बात की गई, 2593 और 1267। मुझे बताइए दोनों किस चीज से जुड़े हुए हैं। इस आर्टिकल के कोर में अगर हम जाएं तो क्या बात होती है कि थ्रेट कैसे डेमोक्रेसी को थ्रेट है, वेस्ट क्या क्या रिस्पॉन्स रहा, इंडिया को कैसे साइडलाइन किया गया, सीरिया के केस में इंडिया की सिक्योरिटी को कैसे खतरा हो सकता है, यहाँ पर जमात इस्लामी अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप है कैसे एक्टिव हो रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना जरूरी है। और कैसे भारत ने पहले भी सपोर्ट किया है इन गवर्नमेंट्स को, तो वो सब चीज़ें करनी जरूरी है, तभी जाकर भारत अपने पड़ोस में डेमोक्रेसी को बढ़ा पाएगा और अपनी सेफ्टी इंश्योर कर पाएगा। तो ये आर्टिकल जो आपने देखे, इसका पीडीएफ आपको सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी पे मिल जाएगा, या फिर आप ओनली एस नथिंग एल्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव